साथियों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सामान्य अध्ययन की ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें पर्यावरण का ये 7वां टेस्ट आज है और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था और आप लोगों ने इसे हल कर लिया होगा। तो इसके उत्तर के साथ हम पुनः हाजिर हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन नए वीडियोज़ का आपको मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसके प्रश्न संख्या 1 है, इसमें कुल 20 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता होगा, अम्ल वर्षा अर्थात जो एसिडिक होगी और इससे मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकल्प है हमारे, मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है, मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, मृदा के पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिन साथियों ने यहाँ पर लगाया है कि मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात ये, क्योंकि अम्ल वर्षा जब होगी तो एसिड मिलेगा मृदा में, और इससे क्या होगा, मृदा का पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका उत्तर खा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित संगठनों में से किसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? विकल्पों पर नजर डालते हैं। इसमें क्या क्या विकल्प हैं? आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसका मुख्यालय आपको पता होगा। इस प्रकार से मुख्यालय वाले प्रश्न जितने भी संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोगों के इनके संगठन के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा विकल्प है WWF, तीसरा विकल्प है ग्रीन पीस, और चौथा है ह्यूमन राइट वॉच। तो कहाँ किसका मुख्यालय, अगर आपको सबके मुख्यालय पता होंगे या फिर किसी एक का जिसका उत्तर है वो पता होगा, तो ये जिनेवा में किसका मुख्यालय है? जिनेवा में मुख्यालय है आईपीसीसी का। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, WWF, मैंने कल प्रश्न बनाया था, जो टेस्ट बनाया था उसमें डाला था कि WWF का मुख्यालय कहाँ है। इसका स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जिनेवा में नहीं है। स्विट्जरलैंड का दूसरा शहर है ग्लैंड, वहाँ पर है। ग्रीन पीस, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में भी, पीसीएस में भी आया था कि इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। और ह्यूमन राइट वॉच, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इन जो संस्थान है ऐसे, इनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमने जो बताया आप लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो वियना सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। विकल्प है 1985 ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है 1987 कनाडा, तीसरा है 1985 दक्षिण अफ्रीका, और चौथा है 1985 ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वियना सम्मेलन हुआ कहाँ। ये प्रश्न कहाँ भी है ना, तो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ? नहीं। कनाडा में हुआ? नहीं। वियना कहाँ है? यहीं से आइडिया लगिएगा, सीधा सीधा उत्तर निकला है आपका। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। और कब हुआ था ये वियना सम्मेलन? 1985। तो इसका विकल्प कौन सा? घा वाला सही हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस पर्यावरण सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, ये पर्यावरण के सम्मेलन हुए हैं और पूछा जा रहा है कि किसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो थोड़ा विशिष्ट होते हैं, जिसमें कोई उपाधि दी गई होती है, या किसी व्यक्ति को, या किसी सम्मेलन को, या किसी कोई ऐसा वर्ष हुआ है जिसमें कोई अच्छी घटना हुई है, तो वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पर पर्यावरण का मैग्ना कार्टा पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसको जो है, इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, इसकी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसके अलावा और सम्मेलन जो है, वियना सम्मेलन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था। देखिए, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था, इससे पहले मैंने बताया 1985 में हुआ था। और इसका फोकस क्या था, किस पर, इसकी मतलब किस लिए हुआ था ये सम्मेलन? ये हुआ था आयोग पर, वो जो ओजोन परत संरक्षण के लिए। ये 1985 वाला भी, और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है 1987 वाला, ये भी हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? आप लोगों को पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, और ये 1987 में, ये दोनों सम्मेलन जो हमने बताए कौन कौन से, वियना और मॉन्ट्रियल, इनका सन देख लीजिए। वियना हुआ 1985 में और मॉन्ट्रियल 1987 में। दोनों कहाँ हुए, किसके लिए हुए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुए। इसके अलावा न्यूयॉर्क सम्मेलन जो 1997 में हुआ है, ये हुआ था सतत विकास हेतु, तो जो एजेंडा था उसको, एजेंडा 21 जिसका नाम था, उसको लागू कराने के लिए एक आम सहमति बनी थी इसमें, ठीक है, न्यूयॉर्क सम्मेलन में, और इसीलिए हुआ ही था ये। तो ये तीनों आपको बता दिए। स्टॉकहोम सम्मेलन तो सबसे पहला था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ग्लोबल 500 या ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? और ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है, और उसमें उसका थोड़ा लैंग्वेज बदली थी।
उसे पूछा गया था कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने बनाया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप लोग विकल्प देखिए, WWF, ग्रीन पीस, यूनेप या वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनेप द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना कब हुई? आपको पता होगा कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन में डिसीजन लिया गया था कि यूनेप की स्थापना की जाएगी, और इसके बाद ही स्थापना हुई स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में यूनेप की स्थापना हुई थी। और यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये यूनेप द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6, धुंध कोहरा, ये नाम है कि धुंध कोहरा, ये स्मॉग का निर्माण होता है, जिसको स्मॉग भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? विकल्प है धुआं प्लस कोहरे से, कोहरे प्लस NO3 से, धुआं प्लस NO3 से, धुआं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धुआं और कोहरे से। आपने देखा होगा दीपावली के बाद जो दिल्ली है उसके आसपास क्षेत्र में है, वहाँ पर धूम कोहरा हो जाता है, बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, चूँकि पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे और कोहरे से मिलकर स्मॉग का निर्माण हो जाता है। तो उस पर खैर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर दीपावली से पहले अपनी एडवाइजरी जारी करता है और आदेश लागू करता है कि किस अवधि में या किस प्रकार से इनका इस पर रोकथाम की जाए। तो फिर ये आप लोगों को ये पता हो गया ना, धुंध कोहरा स्मॉग जो कैसे बनता है? धुआं और कोहरे से। अच्छा, एक वर्ड और यहाँ पर आपकी वर्तनी शुद्धि के लिए बता दें, कभी भी धूम्रपान नहीं होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? धूमपान होता है। इसमें रा नहीं लगता है नीचे। आपने देखा होगा जैसे धूम केतु होता है, क्या होता है? धूम केतु। वैसे ही धूमपान भी शुद्ध शब्द है, इसमें नीचे रा नहीं लगेगा। अगर रा लगा है तो वो गलत वर्तनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? धुआं प्लस कोहरे से। प्रश्न संख्या 7, अखबार में पाया जाने वाला विषैला तत्व है। विकल्प है हमारे पास पारा, कैडमियम, बेंजीन या लेड। तो इसका सही उत्तर क्या है? सीधे सीधे बताते हैं हमको, क्योंकि अखबार में जो विषैला तत्व पाया जाता है उसका नाम होता है लेड। पहले देखा होगा लोग उसमें रोटी वोटी रख लेते थे अपना, मतलब जब संसाधनों का अभाव था। अभी भी हमने कई जगह देखा है कि अखबार में लपेट के रोटी, या कृषक समाज जो है हमारा, वहाँ पर किसान भाई बंधु हैं, वो बाहर अगर जाते हैं तो टिफ़िन है, या फिर जब कोई संसाधन नहीं होते हैं तो उसके अभाव में अखबार में ही वो अनभिज्ञता के कारण लपेट के ले जाते हैं। लेकिन अखबार में कोई चीज़ रख के खाने वाली नहीं है। वो जो है अखबार में एक विषैला तत्व तो पाया जाता है उसकी प्रिंटिंग में, और वो होता है लेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो इसके विकल्प हैं, अभी हमने कल गंगा एक्शन प्लान पे प्रश्न पूछा था, और गंगा एक्शन प्लान पे आपको 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बता दें उनका रूप थोड़ा बदल के पूछ दिया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि गंगा एक्शन प्लान की घोषणा कब की गई थी, तो वो की गई थी 1985 में। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा बदल जाए, उसका रूप हो जाए कि गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब किया गया था। देखो, घोषणा और शुभारंभ में अंतर है। घोषणा 1985 ईस्वी में हुई थी, लेकिन शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 14 जनवरी 1986 को, ठीक मतलब 1 वर्ष बाद। ठीक है, 1985 में घोषणा हुई, 1986 में उसका शुभारंभ हुआ, किसका? गंगा एक्शन प्लान का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है यमुना एक्शन प्लान, इसका औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। विकल्प है 1985, 1997, 2001 या 1993। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1993। गंगा एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 1993 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना एक्शन प्लान, सॉरी ये यमुना एक्शन प्लान था, मुँह से गंगा निकल गया, 1993 यमुना एक्शन प्लान था। आगे देखते हैं, यमुना एक्शन प्लान भारत के किस देश के द्विपक्षीय समझौते के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। तो पूछा जा रहा है जो यमुना एक्शन प्लान था, भारत और कौन सा देश था जिसके साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसके फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, परिणाम स्वरूप। विकल्प है रूस, जापान, स्वीडन या नीदरलैंड। तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान के साथ ये समझौता हुआ था, द्विपक्षीय था। उसके बाद गंगा यमुना एक्शन प्लान 1993 में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया। विकल्प हैं वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या हेलेंस्की सम्मेलन। तो ये दोनों सम्मेलन आपको बता दें, ये चूँकि पर्यावरण से ओजोन से ही जुड़े हुए हैं, वियना और मॉन्ट्रियल। ये 1985 का है वियना, और मॉन्ट्रियल 1987 1987 का है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का निर्णय किस में लिया गया। तो ये लिया गया था किस में?
मॉन्ट्रियल सम्मेलन में, किसमें? मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो कि कनाडा में हुआ था 1987 में, उसमें लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है और हमें लग रहा है यूपी टेट की परीक्षा में भी पर्यावरण में ये प्रश्न आया है। तो विकल्प है हमारे पास ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? विकल्प हैं कृषि, शांति, रसायन या चिकित्सा। और जिन लोगों ने यहाँ पर कृषि विकल्प लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है और ये हमने भी गलत किया था, और तब से हमने एक सीख ले ली कि प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और विकल्पों को देखेंगे, उसके बाद ही अंतिम विकल्प तक पहुँचेंगे, अपने उत्तर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शांति के क्षेत्र में, यानी इनको नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो शांति के क्षेत्र में मिला था। कृषि जिन्होंने लगाया उनका गलत है, और आप लोग भी अगर आपने गलत किया है तो आप यहाँ पर सचेत हो जाएं और प्रश्न को और विकल्पों को अच्छे से पढ़ने की आदत डालें। प्रश्न संख्या 13, अमेरिका में पाया जाने वाला बंदर के समान स्तनधारी जो अपना पूरा जीवन वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है। विकल्प है हमारे पास चिंपैंजी, गिब्बन, स्लोथ या ड्रैको। तो चिंपैंजी, गिब्बन, इनको तो देखा होगा आपने, ये दोनों तो लटक कर नहीं बिताते हैं। चिंपैंजी और गिब्बन, ये पूरा देखिए प्रश्न में क्या कहा रहा है, पूरा जीवन वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है स्लोथ। चिंपैंजी और गिब्बन तो अपने बंदर के मतलब कपि के ही रूप हैं, इनको देखा होगा, ये ऐसा नहीं करते हैं। ड्रैको एक छिपकली है, उड़न छिपकली बोलते हैं इसको, और ये अपने यहाँ भारत में और मलेशिया में पाई जाती है। भारत में जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ के जंगलों में ड्रैको छिपकली पाई जाती है, इसको उड़ने वाली छिपकली भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? स्लोथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति समर्पित पत्रिका डाउन टू अर्थ के संस्थापक हैं। विकल्प है अशोक खोसला, बाबा आमटे, अनिल अग्रवाल, राजेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अनिल अग्रवाल। ये जो अन्य पर्यावरणविद हैं अशोक खोसला, बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए कि किसकी क्या उपलब्धि है, किसने क्या कार्य किए थे पर्यावरण के संबंध में। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ये पत्रिका जिसका नाम दिया है डाउन टू अर्थ, इसके संस्थापक कौन है? अनिल अग्रवाल हैं। यहाँ पर एक नाम है राजेंद्र सिंह। आपने देखा होगा कि राजेंद्र सिंह को अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड मिला था 2015 में, और इनको जो है इनको एक संज्ञा दी जाती है जल पुरुष की। तो प्रश्न अगर ऐसे बन के आ जाए कि जल पुरुष की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है, तो कौन है? राजेंद्र सिंह है। लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष मानव की संज्ञा से विभूषित किसे किया गया है? विकल्प हैं अल्बर्ट श्वीट्जर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। ये जो है इनको वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई है, और ये इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने पर्यावरण से प्रति बहुत लगाव था, बॉटनिस्ट थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनको वृक्ष मानव की, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, वृक्ष मानव की संज्ञा इनको दी गई थी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? विकल्प है महानदी, दामोदर, गोमती या यमुना। तो आप लोगों को पता होगा, ये प्रश्न कई बार पहले पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दामोदर। दामोदर जो नदी है वो जैविक मरुस्थल कहलाती है। अन्य विकल्प में इससे मिलता जुलता एक प्रश्न यहाँ भी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में पूछा था कि निम्न में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषण के कारण मृतप्राय है लगभग, इस प्रकार का एक प्रश्न था। उसमें गोमती और यमुना इसमें भी था, और बहुत कंट्रोवर्शियल था कि इसमें लोगों ने, किसी ने कहा कि गोमती है, यमुना है, ऑब्जेक्शन भी हुए थे, पता नहीं उसका आयोग ने फिर क्या उत्तर माना, आप लोग देख लीजिएगा, उस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग है। विकल्प हैं ब्लैक फुट, इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम या नॉक नी सिंड्रोम। तो मैंने आपको इस प्रकार का प्रश्न कल भी शामिल किया था, आज फिर ये टेस्ट में हमने शामिल किया गया है, और पर्यावरण के हमने, मुझे लगता है 7 टेस्ट हमने कराए हैं और इसके पूरे प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे और जिनकी संभावना है परीक्षा में आने की। तो इसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश की या और कोई टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे, संभवतः उत्तर प्रदेश ही प्रारंभ करेंगे। देखते हैं प्रश्न को, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है, इसका नाम है ब्लैक फुट। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फुट रोग जो है वो आर्सेनिक की अधिकता से होता है। इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है, और नॉक नी सिंड्रोम, इसको फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, ये फ्लोराइड की अधिकता से हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ब्लैक फुट। प्रश्न संख्या 18,
सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, आपको याद कर लेना होगा, थोड़ा एक बार नज़र डाल लीजिए कि कहाँ से कितने तक। 10 डेसिबल में क्या माना जाएगा, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, ऐसे 70-80 तक, 100 तक आप देख लीजिए। मुझे लग रहा है 80 तक देख लेंगे, इसी में से आ जाएगा कोई। तो इससे कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर सामान्य बातचीत का पूछा गया है। सामान्य बातचीत का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डेसिबल। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी है, 60 डेसिबल है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। टेलीविज़न को दूरस्थ संचालित करने के लिए प्रयुक्त रिमोट में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो टेलीविज़न को दूर से संचालित करने के लिए रिमोट प्रयुक्त होता है, उसमें कौन सी किरणें प्रयुक्त होती हैं, तो उसमें प्रयुक्त होती हैं अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड्स। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड जलाने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। पीवीसी, आपने देखा होगा पीवीसी के पाइप होते हैं, बिजली के तार होते हैं, और अब तो हमें लग रहा है आधार कार्ड भी पीवीसी का आने लगा है, एटीएम कार्ड और जितने होते हैं पैन कार्ड आपका, ये सब पीवीसी के बने होते हैं। तो इसको जलाने पर अगर ऐसा कार्ड या फिर कहीं आग लगती है, तार जलते हैं या फिर पाइप कहीं जलता है, तो उसमें कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। विकल्प है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त से कोई नहीं। इसमें वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती हैं, ये दोनों इनका प्रतिशत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, ऑक्सीजन भी नहीं होती है, तो हो ही नहीं सकती, ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कुल 20 प्रश्न हमने आपको बता दिए इस टेस्ट सीरीज के, और ये टेस्ट जो है कुल 7 हमने पूर्ण किए पर्यावरण के। आप लोग बताइए इसकी गुणवत्ता कैसी है, और अपने अंक को जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आपने इस 20 में कितने प्रश्न सही किए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।